दिन भर की चुनिंदा खबरों के साथ बस्तर की बात में आपका स्वागत है। नमस्कार, मैं हूं उपेंद्र। भारत 140 करोड़ से अधिक की आबादी को टीकाकरण करने का लक्ष्य प्राप्त कर चुका है। भारत की इस महान उपलब्धि पर आइए भागीदार बने। अपनी बारी आने पर वैक्सीन दोनों अवश्य लगवा लें। साथ ही 2 गज दूरी का पालन करें, मास्क पहने और सोशल डिस्टेंसिंग हमेशा बनाए रखें। इन्हीं बातों के साथ बढ़ते हैं खबरों की तरफ और देखते हैं आज की हेडलाइंस। भाजपा की जांच समिति ने घटनास्थल का दौरा कर पीड़ित परिवारों से मुलाकात की। पीड़ित परिवारों का बिजली और नल कनेक्शन काटने की थी योजना। भाजपा नेताओं के हस्तक्षेप के बाद रोकी गई ये कार्रवाई। सहायक ग्रेड 3 और भृत्य के पदों के लिए जिलावार वरीयता सूची जारी। और गौण खनिज का अवैध परिवहन करते 5 वाहन जब्त। हेडलाइंस के बाद अब खबरें विस्तार से। संजय गांधी वार्ड में रहने वाले 40 से अधिक पीड़ित परिवारों पर बुधवार को भारी संकट पैदा हुआ। वहां रहने वाले पीड़ित परिवारों के ऊपर कांग्रेस नेताओं ने स्थानीय रेलवे प्रशासन पर दबाव बनाकर सभी पीड़ित परिवार के घरों के बिजली और नल कनेक्शन काटा जा रहा था। इसकी जानकारी भाजपा नेताओं को मिली, जिस पर त्वरित कार्रवाई करते हुए भाजपा नेताओं के हस्तक्षेप पर कार्रवाई रोकी गई। पीड़ित परिवारों को ही ईस्ट कोस्ट अनुभाग अभियंता रेलवे जगदलपुर द्वारा जमीन खाली करने का नोटिस दिया गया था, जिसमें कहा गया कि 15 दिन के अंदर रेलवे की जमीन खाली करने का निर्देश दिया जा रहा है। 15 दिन के अंदर अगर जमीन खाली नहीं होती है तो उनके ऊपर कार्रवाई करने की बात अनुविभाग अभियंता रेलवे जगदलपुर द्वारा की गई। और यह भी कहा गया कि दबावपूर्वक कार्रवाई आगे की जाएगी। जिस वक्त कार्रवाई की जा रही थी, रेलवे प्रशासन के जिम्मेदार अधिकारियों के साथ साथ नेता रेलवे मजदूर कांग्रेस के नेता भी इस कार्रवाई में शामिल हुए। नगर अध्यक्ष सुरेश गुप्ता ने कहा कि संजय गांधी वार्ड की पार्षद कोमल सेना द्वारा इन पीड़ित परिवारों से प्रधानमंत्री आवास दिलाने के नाम पर 25-25 हजार की उगाही की गई थी। उन पीड़ित परिवारों को न्याय दिलाने के लिए 12 दिन से लगातार अनिश्चितकालीन धरना बोधघाट थाना के सामने किया जा रहा है। 280 घंटा बीत जाने के बाद भी पीड़ितों को न्याय नहीं मिला। उस पर पार्षद के खिलाफ भी एफआईआर दर्ज नहीं हुई है और न ही किसी प्रकार की कोई कार्रवाई हुई। नेता प्रतिपक्ष संजय पांडे ने कहा कि जिस प्रकार पीड़ितों के साथ अन्यायपूर्ण ढंग से कार्रवाई की जा रही थी, जो सुनियोजित षड्यंत्र है, यह सीधा साधा प्रतीत होता है कि एफआईआर में देरी और पीड़ितों को प्रताड़ित कर इनके मनोबल को तोड़ने का काम कांग्रेसियों द्वारा किया जा रहा है। संजय पांडे ने कहा कि जब रेलवे की जमीन में 400 से अधिक मकानों पर कब्जा है तो केवल इन पीड़ितों को ही नोटिस क्यों दी जा रही है। इससे स्पष्ट है कि रेलवे प्रशासन भी राजनीति की शिकार हो गई है। पीड़ित झरना बघेल ने कहा कि नोटिस मिलने के बाद पीड़ितों द्वारा इस नोटिस का लिखित जवाब दिया गया, जिसमें यह कहा गया कि हमें पहले प्रधानमंत्री आवास दी जाए। जब तक हमें आवास उपलब्ध न हो तब तक हमें मकान से बेदखल न किया जाए। अगली खबर है अयप्पा मंदिर की। मंदिर का वार्षिकोत्सव हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। भगवान अयप्पा स्वामी की मूर्ति को पूरे विधि विधान के साथ इंद्रावती नदी के तट पर महादेव घाट में स्नान अभिषेक के बाद बुधवार की शाम भव्य शोभा यात्रा निकाली गई। शोभा यात्रा नगर के प्रमुख मार्गों का भ्रमण करते हुए मंदिर पहुंची। हाथों में आरती लिए किशोर किशोरियों, युवतियों और महिलाओं के हाथों में आरती की थाली लिए चल रही थीं। केरल की पारंपरिक वाद्य यंत्रों से सारा माहौल गुंजायमान हो रहा था। जगह जगह चौक चौराहों पर जमकर आतिशबाजी भी हुई। शोभा यात्रा के मंदिर पहुंचने पर भगवान अयप्पा स्वामी को धान समर्पण कर वार्षिकोत्सव का समापन किया गया। रुक करते हैं अगली खबर की तरफ। नारायणपुर में जिले के ग्राम भरंडा में घटित फर्जी मुठभेड़ कांड की जांच के लिए भाजपा प्रदेश अध्यक्ष विष्णुदेव साय के द्वारा
केदार कश्यप और पूर्व मंत्री और भाजपा प्रदेश प्रवक्ता की अध्यक्षता में भाजपा प्रदेश महामंत्री किरण देव, भाजपा अजजा मोर्चा प्रदेश अध्यक्ष विकास मरकाम, पूर्व विधायक राजाराम तोड़ेम, भाजपा जिलाध्यक्ष ब्रजमोहन देवांगन और पूर्व भाजपा जिलाध्यक्ष रूप साय सलाम आदि सदस्यों की जांच समिति का गठन किया गया। गठित समिति ने कल 31 जनवरी को घटना स्थल पर जाकर मुठभेड़ से जुड़े तथ्यों की छानबीन की। समिति के सदस्यों ने न केवल घटना स्थल का दौरा किया बल्कि मृतक मानूराम नुरेटी के परिजनों से लंबी बातचीत भी की। घटना की गंभीरता को देखते हुए सभी वरिष्ठ नेता मृतक के घर में 1 घंटे से अधिक समय तक रुके और मृतक की पत्नी, परिजन के अतिरिक्त अन्य ग्रामीणों से भी घटना की जानकारी प्राप्त की। परिवारजन तथा मौजूद ग्रामीणों में पुलिस के इस कृत्य के प्रति गंभीर रोष दिखाई दिया। उन्हें इस बात का भी अफसोस था कि इतनी गंभीर घटना के बाद भी सरकार का कोई प्रतिनिधि उनसे मिलने तथा उनका दुख बांटने नहीं पहुंचा, न ही कांग्रेस का कोई नेता, सांसद, विधायक ने सच जानने की कोशिश की। अन्वेषण समिति के अध्यक्ष केदार कश्यप ने कहा कि संबंधित पक्षों की बात सुनने के बाद प्रथम दृष्टि ये पाया गया कि मृतक स्वयं नक्सली पीड़ित था और माओवादियों से उसका किसी प्रकार का संबंध न तो पूर्व में और न ही वर्तमान में था। एक होनहार आदिवासी युवक को अपना भविष्य संवारना था और इस फर्जी संदेहास्पद मुठभेड़ की घटना में न केवल उसके सपनों को बल्कि पूरे परिवार को तहस नहस कर डाला है। इस जघन्य कृत्य की एक स्वर में जितनी निंदा की जाए वो कम है। पुलिस भी 1 सप्ताह तक लगातार झूठ बोलती रही। नारायणपुर भरंडा की घटना अपने आप में पहली ऐसी घटना नहीं है। ऐसे कई कांड बस्तर में अनवरत जारी है। आज प्रदेश में एक दमनकारी सरकार है जिसका मुखौटा हट चुका है और लोगों को धीरे धीरे ही सही सच्चाई दिखाई दे रही है। नक्सल उन्मूलन के नाम पर मानवाधिकार हनन की घटनाएं सामान्य हो चुकी है और सिलगेर की आग आज तक जल रही है। अन्वेषण समिति ये भी मानती है कि इस प्रकार की फर्जी कांडों से न केवल नक्सल समस्या और विकराल होगी बल्कि सुरक्षा बलों का भी मनोबल गिरेगा। भरंडा फर्जी गोलीकांड की उच्च स्तरीय न्यायिक जांच होनी चाहिए और पीड़ित पक्ष को न्याय तथा उचित मुआवजा यथाशीघ्र दिलवाया जाए। देखिए, भारतीय जनता पार्टी ने इस पूरे मामले को गंभीरता से लिया है और माननीय हमारे प्रदेश के अध्यक्ष जी के निर्देश के अनुसार हम सभी यहाँ पर आए हैं। हमारे प्रदेश के महामंत्री माननीय किरण देव जी हैं, माननीय हमारे विकास मरकाम जी हैं, माननीय राजाराम तोड़ेम जी हैं, माननीय ब्रजमोहन जी हैं, माननीय रूप साय सलाम जी हैं, जो इस समिति में है। और जो हम लोगों ने यहाँ पर जांच में पाया कि 24 तारीख को ये घटना हुई है और कहीं न कहीं से ये पूरा जो मामला है ये हमारे आदिवासी भाई को उसको जिस तरीके से उसकी हत्या की गई और हत्या करने के बाद उसको नक्सली बनाने की साजिश इस प्रशासन के माध्यम से किया गया है। मुलाकात की परिजन तो इस बात से दुखी हैं, हलाकान है कि एक भाई जब डीआरजी में है, पुलिस में है, उसके बाद ये बस्तर फाइटर्स में इसने कल आवेदन किया हुआ है, नौकरी के लिए आवेदन लगाया हुआ है, लगातार प्रशिक्षण में जा रहा है। उसके बाद जब पुलिस के संज्ञान में सब कुछ है, अब पुलिस ने न कोई कभी इसके खिलाफ में कोई मामला आया, उसके बावजूद भी इसके साथ में इतनी बड़ी घटना कर दी और हमारे एक आदिवासी भाई को अपने उनको जान से हाथ धोना पड़ा। लेकिन पुलिस अभी भी गंभीर नहीं है। पुलिस चाहती है कि उसको नक्सली बताया जाए। ये बड़ा दुर्भाग्य है और सबसे बड़ा दुर्भाग्य ये है कि आज भी इस पूरे मामले होने के बाद आज 1 हफ्ता हो रहा है, 1 हफ्ता होने के बावजूद भी यहाँ पर उस परिजनों से मिलने एक भी व्यक्ति नहीं आया है। न प्रशासन से कोई आया है, न जनप्रतिनिधि कोई आया है। ये इस सरकार की सोच है। सरकार पूरी तरीके से संवेदनहीन हो चुकी है। बीजापुर जिले में सक्रिय एक महिला नक्सली ने तेलंगाना पुलिस के सामने सरेंडर कर दिया है। सरेंडर करने वाली नक्सली का नाम ताती चिल्का है। वह बीजापुर जिले के बड़ा उटला गांव की निवासी है। उसने माओवादियों पर गंभीर सवाल उठाए हैं। नक्सली ताती चिल्का तेलंगाना में भद्रादी कोट्टागुडेम जिला में चेरका पुलिस और सीआरपीएफ 141वीं बटालियन के सामने हथियार डाले हैं। पुलिस सूत्रों ने बताया कि नक्सली ताती चिल्का 3 वर्षों से पृष्ठ कॉन्कर आरपीसी
कि मलेशियाई सदस्य है। नाबालिग रहने के दौरान ताती चिल्का को पुजारी कांकेर के पीसी सदस्यों नुपो, लखमा, काम्या और सहदेव ने धमकी दी और जबरन नक्सलियों के साथ भर्ती करवाया। ताती चिल्का के हवाले से तेलंगाना पुलिस ने जो जानकारी उपलब्ध कराई उसके अनुसार प्रतिबंधित नक्सली नेता और गिरोह के सदस्य आदिवासी गांव के लोगों को लगातार आतंकित कर रहे हैं। आदिवासी युवकों, नाबालिग लड़कों और लड़कियों को प्रतिबंधित भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी, माओवादी, मिलिशिया और बलों में जबरन भर्ती कर रहे हैं, उनका भविष्य नष्ट कर रहे हैं, आदिवासी गांवों के विकास में बाधा डाल रहे हैं और अधिकारों की मांग कर रहे हैं। नक्सली आदिवासी गांव के सरपंचों, पटेलों और अन्य लोगों से माओवादी पार्टी के खिलाफ लड़ने, अपने अधिकारों की रक्षा करने और विकास में भाग लेने का आग्रह करते हैं। नक्सली ताती चिल्का ने बताया कि लगातार नक्सली गांव में कैंपेन चलाते हैं और मासूम गांव वालों को अपनी विचारधारा से जोड़ने के लिए दबाव डालते हैं। नियमित खबरों के लिए आप हमसे YouTube से भी जुड़ सकते हैं। हमारा पता है बस्तर की बात, जगदलपुर। इस चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिए और पाइए नित्य नए अपडेट्स अपने मोबाइल पर सीधे। इन्हीं बातों के साथ लेते हैं छोटा सा ब्रेक के बाद हम फिर हाजिर होंगे कुछ और चुनिंदा खबरों के साथ। देखते रहिए बस्तर की बात। सफर जगतुगुड़ा से जगदलपुर का, नित नई करवट लेता शहर हमारा, चौक चौराहों से होता हुआ विकास की गाथाएं गढ़ता बस्तर हमारा। कई रंगों से सराबोर कितनी ही कहानियों को समेटे, कहीं विकास के सोपान तो कहीं सरकारी दावे और उनका सच। आतंक से दहलते जंगल, जमीन और जीवन, साहस और धैर्य से करवट लेती जिंदगी, राजनीति की चौसर के जाने अनजाने दांव, व्यवस्था की खूबी, कमी और खामी, खूबसूरत नजारे। अब होगी हर बात हमारे साथ, बस्तर की बात। देश की जानी मानी इंटरनेट प्रोवाइडर कंपनी रेलटेल अब अपने शहर जगदलपुर में उपलब्ध। केबल टीवी और ब्रॉडबैंड पाइए एक साथ, बेहतर सर्विस, शानदार गुणवत्ता, हमेशा एक जैसी स्पीड यानी 100 Mbps। लॉन्चिंग अवसर पर पाइए विशेष छूट, राज्य के शासकीय कर्मचारियों हेतु 10% की छूट, साथ ही रेलवे कर्मचारियों के लिए विशेष छूट का प्रावधान। इंटरनेट कनेक्शन हेतु तत्काल अपने केबल ऑपरेटर से संपर्क करें या कॉल करें 9425262386 पर या 9617185020 पर। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आइए बढ़ते हैं खबरों की तरफ। शहर को स्वच्छ और सुंदर बनाने के लिए नगर निगम प्रशासन मुस्तैदी से जुड़ा हुआ है। इसी क्रम में नगर निगम आयुक्त प्रेम कुमार पटेल शहर के विभिन्न चौक चौराहों, सड़कों पर स्थित दुकानों का भ्रमण कर लोगों से आसपास के परिसर को पूर्ण रूप से स्वच्छ रखने की अपील कर रहे हैं। इसी क्रम में मंगलवार को पुराने बस स्टैंड के पास स्थित चाय और पान ठेलों का भ्रमण कर वहां की साफ सफाई का निरीक्षण किया और दुकानदारों को गुटखा, पाउच और डिस्पोजेबल कप ग्लास को संकलित कर रखने और डोर टू डोर वाहन आने पर वहां पर डालने के लिए कहा। ऐसा नहीं करते हैं तो दंडात्मक कार्रवाई किए जाने की बात भी उन्होंने कही है। चाय ठेले वाले अपने दुकान पर यह सूचना चस्पा किए कि डिस्पोजेबल ग्लास डस्टबिन में डालें, इधर उधर न फेंकें और अपने ग्राहकों को भी कचरा निर्धारित जगह पर डालने की अपील करें। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। कलेक्टर रजत बंसल के निर्देश पर जिला खनिज जांच दल द्वारा 1 और 2 फरवरी को जिले के गुमडेल, करंजी और परपा और कुमरावण क्षेत्र में औचक निरीक्षण की गई। प्रभारी खनिज अधिकारी हेमंत शेरपा ने बताया कि निरीक्षण के दौरान गौण खनिज मुरुम के अवैध उत्खनन करते पाए जाने पर 1 नग 210 चेन माउंटेन जब्त कर प्रकरण दर्ज की गई है
और गौण खनिज रेत का 1 वाहन, चूना पत्थर 1 वाहन, मुरुम के 2 और मिट्टी ईंट का 1 वाहन, इस तरह कुल 5 वाहन अवैध परिवहन करते हुए पाए जाने पर परिवहनकर्ताओं के खिलाफ खनिज का अवैध परिवहन प्रकरण दर्ज किया गया है। इन वाहनों को जब्त कर ली गई है। इन सभी प्रकरणों में छत्तीसगढ़ गौण खनिज नियमावली 2015 के नियम 71 खान और खनिज अधिनियम 1957 की धारा 21 के अंतर्गत दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी। गौरतलब है कि इससे पहले भी जिले के खनिज ठेकेदारों और खनिज परिवहनकर्ताओं को निर्देशित किया गया था कि बिना वैध अभिवहन पास के खनिजों का परिवहन वर्जित है, लेकिन इस आदेश की अवमानना करते हुए गौण खनिज का अवैध परिवहन किया गया। परिवहनकर्ताओं के विरुद्ध फिर भी इस प्रकार कृत्य करने पर दंडात्मक कार्रवाई करने की बात कलेक्टर ने कही है। रुक करते हैं अगली खबर की तरफ। विशेष कनिष्ठ कर्मचारी चयन बोर्ड बस्तर संभाग अंतर्गत जिले के विभिन्न विभागों में रिक्त सहायक ग्रेड 3 और चतुर्थ श्रेणी के तहत भृत्य पदों की भर्ती के लिए जिला बस्तर, कांकेर, कोंडागांव, नारायणपुर, बीजापुर, सुकमा और दंतेवाड़ा से प्राप्त आवेदनों पत्र के आधार पर जिलेवार तैयार वरीयता सूची विशेष कनिष्ठ कर्मचारी चयन बोर्ड की वेबसाइट www.jsbastar.cgstate.government.in पर मंगलवार को अपलोड कर दी गई है। और अंत में चलते चलते एक नजर आज की हेडलाइंस पर फिर से। भाजपा की जांच समिति ने घटनास्थल का दौरा कर पीड़ित परिवारों से मुलाकात की। पीड़ित परिवारों का बिजली और नल कनेक्शन काटने की थी योजना। भाजपा नेताओं के हस्तक्षेप के बाद रोकी गई ये कार्रवाई। सहायक ग्रेड 3 और भृत्य के पदों के लिए जिलावार वरीयता सूची जारी और गौण खनिज का अवैध परिवहन करते 5 वाहन जब्त। बस्तर की बात में आज के लिए बस इतना ही। कल फिर आपसे मुलाकात होगी कुछ और चुनिंदा खबरों के साथ। तब तक घर पर रहें, सुरक्षित रहें और अपना ध्यान रखें। कोविड के नियमों का पालन करते रहें। नमस्कार।